और आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और नई घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश राजस्थान, जिला दौसा, थाना टोडा भीम और जगह मेहंदीपुर बालाजी आश्रम। मेहंदीपुर बालाजी एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है हनुमान जी का, और वो एक कस्बा सा बन गया है। उसी कस्बे में एक धर्मशाला है जिसका नाम है रामकृष्ण आश्रम धर्मशाला। उसके कमरा नंबर 119 में देहरादून से आए हुए एक परिवार के चारों सदस्य मृत अवस्था में अपने कमरे में पाए गए। पुलिस ने पूछा ये सूचना कहाँ से मिली, तो पता लगा कि जो वहां का कर्मचारी है धर्मशाला का, मोहन, वो शाम को वहां से गुजर रहा था और उसने ये नोटिस कर रखा था पहले ही कि कमरा नंबर 119 में जो लोग रह रहे हैं वो सुबह 7 बजे आरती से वापस आकर कमरे में अपने गए और शाम के 7 बजने वाले हैं, इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला, न खाने की किसी सामान के लिए न किसी और दूसरी बात के लिए। दरवाजा भिड़ा हुआ था और उसने उस दरवाजे को खोलकर ये जानने की कोशिश की कि ये लोग यहाँ पर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि कोई बाहर निकला नहीं था। दरवाज़ा तुरंत खुल गया और उसमें देखा कि उसमें जो बुजुर्गवार थे वो अपने बिस्तर पर पैर लटकाए हुए लुढ़के पड़े थे। उनके पैर के पास पलंग की ओट लिए हुए उनका लड़का नितिन वो पड़ा हुआ था और सामने गद्दे पर उनकी धर्मपत्नी कमलेश और बेटी नीलम पड़ी हुई थी। तभी फौरन मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आ गई। देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि इस तरह की घटना पहली बार इस कस्बे में या उनके थाना क्षेत्र में हुई है और भीड़ लग गई, फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई। जो भी फॉरेंसिक की टीमें थीं उनको बुलाया गया। फॉरेंसिक की टीमों ने वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की। उसके बाद सभी शवों को सील बंद करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया दौसा जिला हेडक्वार्टर। पुलिस ये परेशान थी। अच्छा, उसमें जो बेटा उनका था नितिन, उसका फ़ोन उसके हाथ से ही गिरा हुआ था, पास में रखा हुआ था। पहले कोशिश की तो ये पता लगा कि ये फिंगरप्रिंट से खुलने वाला लॉक लगा है उसमें। नितिन के हाथों से वो फिंगरप्रिंट से उसको खुलवाया गया और उसमें कृष्णा भैया करके एक नाम फीड किया हुआ था। उससे एसएचओ ने बात की तो ये पता लगा कि कृष्णा उनका सगा चचेरा भाई है। उसको बताया कि इस तरह का हादसा हो गया है। उसने अपने सभी परिजनों को इन्फॉर्म किया और फिर लोग वहाँ से, चूँकि ये परिवार देहरादून से आया था और वहाँ के प्रबंधक, धर्मशाला के प्रबंधक गुड्डू शर्मा ने कहा कि ये लोग अक्सर साल में एक बार 2 बार आते हैं और हमारे ही धर्मशाले में रुकते हैं। ये 12 तारीख को आकर यहाँ जगह नहीं खाली थी, कहीं और रुके हुए थे, लेकिन शाम तक हमारे यहाँ जगह खाली हुई, तो चूँकि हमारे यहाँ हमेशा आते रहते थे, ये 12 तारीख की शाम को हमारे यहाँ आ गए थे। करीब 20 घंटे में उनका परिवार, चूँकि कोहरे का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा नहीं है, परिवार के बाकी लोग वो कहीं दूर दूर रह रहे थे। उपाध्याय जी उत्तराखंड के चंबा के रहने वाले थे और इनके और जो भाई बहन हैं वो सब कुछ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में रहते थे। सबके पहुंचने में करीब 20 घंटे वहां लग गए और लोगों से फ़ोन से पुलिस ने बात करके जानने की कोशिश की क्या हो सकता है, क्योंकि शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे।
किसी भी तरह के हल्के फुल्के छोटे मोटे कोई चोट का निशान नहीं था। कमरे का सारा सामान व्यवस्थित था, यानी कोई लूट की या कोई चीज़ उठाने की या कोई फाउल प्ले की बात प्राइमा फेसी पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। आत्महत्या की भी कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि किसी के मुंह से झाग या कोई दूषित पदार्थ, देखिए आत्महत्या के लिए जब कोई ऐसा पदार्थ खाए, जैसे सामूहिक रूप से लोग आत्महत्या करते हैं जिन मामलों में, उसमें कोई चीज़ अगर खाई गई जिसका उन्हें पता है, खासकर कीटनाशक का, तो वो आदमी बहुत तड़पता है, वो इधर उधर भागता है, मुंह से झाग आता है। लेकिन इनमें चारों ऐसा लग रहा था कि जो जिस स्थिति में बैठा था या लेटा था, ठीक उसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार वालों से एक बात और पता लगी कि इनकी जो बेटी है नीलम, उस पर कुछ प्रेत बाधा की बात घर वाले करते थे, और पिछले साल 2 साल से वो कुछ ज़्यादा ही मेहंदीपुर बालाजी आया करते थे। उस दिन के बारे में गुड्डू शर्मा ने ये बताया कि ये लोग सुबह 6:30 बजे पूरा परिवार बालाजी की आरती में शामिल हुआ था, और फिर वहाँ से लौटकर 7 बजे चारों सदस्य अपने कमरे में घुस गए थे। उसके बाद से शाम तक उनका कोई अता पता नहीं हुआ, और फिर मोहन ये जानकारी करने के लिए कि ये लोग हैं या कहीं बाहर गए हैं, उसने जब दरवाज़ा खोला तो उसे चारों लोगों को के शव वहाँ पर मिले। पुलिस ने वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज और जो मंदिर के भीतर जो पुजारी लोग हैं उनसे भी उनसे भी जानकारी की, तो ये पता लगा कि वो अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले में कई बार पहले भी आ चुके हैं। बेटी के ऊपर प्रेत बाधा या ऊपरी हवा या जो भी आप कह सकते हैं कि उस तरह की बात ये लोग किया करते थे। हालांकि जो मृतक सुरेंद्र उपाध्याय के बड़े भाई हैं मुकेश उपाध्याय, वो ये कहते हैं कि हमें इस तरह की किसी बात का पता नहीं लगा, जबकि परिवार हमसे बराबर अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस करता है। लेकिन इन लोगों की श्रद्धा जरूर मेहंदीपुर बालाजी में है। पिछले 8-10 सालों से ये लगातार आते हैं। हालांकि पूरा परिवार शायद ही कम आया हो, कभी उपाध्याय जी अपने बेटे के साथ आते हैं, कभी पति पत्नी आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। और पिछले 4-5 सालों से इनके यहाँ आने का क्रम ज़्यादा हो गया। ये भी बताया पुलिस ने कि इनके पास ताबीज़ जैसी कुछ चीज़ें, सभी के चारों के पास ताबीज़ जैसी कोई चीज़ें थी। तो इससे ये लग रहा है कि ज़रूर वो जो बेटी की परेशानी थी उसको ये प्रेत बाधा मानते होंगे, तभी ये इलाज के लिए मेहंदीपुर बालाजी आते हैं। और जो भी यहाँ इलाज के लिए आता है वो सामान्य रूप से 3-4 दिन रुकता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है और उनको जिस प्रेत बाधा से छुटकारा पाना होता है वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, तो 3-4 दिन सामान्य रूप से होते हैं। फिर जब परिजन आ गए तो उनसे ये पता लगा कि नीलम की शादी करीबन 6 साल पहले उत्तराखंड में हुई थी, और इसके पति का नाम नरेश उपाध्याय था। नरेश पुलिस में सिपाही था, और सुरेंद्र ने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी की शादी में करीब 20-25 लाख रुपए खर्च किए थे, और बुलेट खरीदने के लिए उन्हें चेक भी एक दिया था कि इसी पैसे से आप बुलेट खरीद लीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी पैसों की डिमांड उनकी तरफ से आया करती थी। ये बात नीलम के चाचा के लड़के सतीश ने बताई पुलिस को, और ये बताया कि ससुराल पहुंचने के 15-20 दिनों बाद ही आपस में इन लोगों का मनमुटाव हो गया, और वो नीलम बिटिया घर चली आई, और वो तलाक का एक केस अपने पति के खिलाफ लड़ रही थी। उसमें कोर्ट ने 6,000 रुपये भरण पोषण भत्ता तय किया था कि इसको पति 6,000 रुपये प्रति माह देगा, लेकिन उसको 10,000 करने की एक एप्लीकेशन अभी भी कोर्ट में पेंडिंग थी। तमाम जो वीडियो फुटेज हैं वहाँ, वीडियो कैमरे धर्मशाला में भी लगे हुए हैं, बाहर भी लगे हुए हैं, मेहंदीपुर बालाजी के
स्थान पर भी लगे हुए हैं। तो उससे ये पता लगा कि सोमवार को, यानी घटना से एक दिन पहले 9:30 बजे सुरेंद्र और उसकी बेटी की कुछ तबीयत गड़बड़ हो गई। उन्हें चक्कर आने की शिकायत हुई। ये लोग वहाँ से अस्पताल गए। दोनों को सिरदर्द हो रही थी, एक दो उल्टियाँ हुई थी। तो नितिन और कमलेश ई रिक्शा से अस्पताल आए। नितिन यानी मृतक सुरेंद्र उपाध्याय का बेटा और उनकी पत्नी कमलेश आए और दवा लेकर चले गए। मंगलवार को चारों ने सुबह आरती की और उसके बाद कमरे के बाहर नहीं आए। अब ये समझ नहीं आता है कि 14 तारीख को ये पता लगा कि वो चारों मृत अवस्था में हैं। 12 तारीख को वो लोग यहाँ आ गए थे और कारण कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। अच्छा, इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी एसरटेन्ड, हेंस विसरा प्रिजर्व। विसरा भी जांच के लिए भेज दिया गया और बताया जाता है कि हफ्ते भर में ये विसरा की रिपोर्ट भी आ जाएगी। प्राइमा फेसी जो अनौपचारिक रूप से डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब विसरा की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन हम लोगों की जांच पड़ताल के मुताबिक चारों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल इस पहलू की जांच के लिए एफएसएल भरतपुर और एफएसएल करौली दोनों की टीमें भी बुलाई गईं। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी सैंपल्स थे, एक वहाँ 1 दिन या 2 दिन पुरानी दाल का एक पैकेट मिला था, वो सैंपल्स भी सब एफएसएल वाले ले गए, लेकिन अभी तक इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया है। देहरादून की जिस ऑर्नेस कंपनी में सुरेंद्र ड्राइवर थे, नितिन उसी कंपनी में कुछ साल पहले बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगा था और वो कंपनी की तरफ से भी हाल में अंडमान निकोबार भी गया था। अब पुलिस के पास 3 थ्योरीज हैं जिन पे तीनों पे वो चल रही है कि क्या ये हत्या है, कि क्या ये आत्महत्या है, या तीसरी थ्योरी ये भी कि गलती से कोई जहरीला पदार्थ सब लोगों ने खा लिया और गलती से, लेकिन क्योंकि अगर खुद खाते, क्योंकि सुसाइड नोट कोई नहीं मिला है, तो उसके कुछ न कुछ कारण का पता लगता। बहरहाल पुलिस अभी भी एफएसएल के रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है, तभी शायद इनकी मौत पर जो पर्दा लगा हुआ है वो पर्दा उठेगा और कुछ जानकारी होगी। एक बात ये भी थी कि जाड़े का समय है और ठंडक भी वहाँ पड़ती है, तो ये देखा गया कि खिड़कियाँ खुली हुई थी उस कमरे की, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, इसलिए हवा आती जाती रही होगी। इस तरह की कोई जहरीली हवा भीतर क्रिएट हो गई हो जिससे सबकी मृत्यु हो गई, इसकी भी संभावना नगण्य के बराबर थी। बहरहाल पुलिस अपनी तरफ से इन तीनों जो संभावनाएं हैं इन पर विचार कर रही है। जब 20 घंटे बाद इनके परिजन पहुंचे और वहां से सीधे मॉर्चरी गए, तो वहां मुकेश उपाध्याय जी अपने भाई, बहू, तीजे, भतीजी इनकी लाश को देखकर वो फपक कर रोने भी लगे और वहीं पर बेहोश होकर गिर भी गए। बाकी सब परिवार धीरे धीरे करके वहां पहुंच गया, लेकिन किसी की समझ में आत्महत्या करने का भी कारण कोई बता नहीं पाया। उनका साहब अगर इनकी बेटी को प्रेत बाधा थी, मान लिया थी, और ये बराबर आते जाते थे, लेकिन इसका कभी कोई बहुत जिक्र इन्होंने परिवार में और रिश्तेदारों में नहीं किया। शायद उसकी जो स्थिति पति से दूरी होने के कारण या पति से मुकदमा चलने के कारण हो सकता है उस परेशानी को वो महसूस कर रहे हों और उनका ये मानना हो कि शायद ये किसी ऊपरी हवा या प्रेत बाधा की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए भी वो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में आया करते होंगे। मैं ये भी बता दूं कि वहाँ पोस्टमार्टम करने वालों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताया कि देखिए, जब तक हमको एफएसएल से विसरा की रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्राइमा फेसी सबकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है। बहरहाल अभी सबको इसी बात का इंतज़ार है कि एफएसएल की रिपोर्ट में क्या आता है, तभी इस रहस्यमयी, वो जगह भी वैसे बहुत रहस्यमयी है, मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ
प्रेत बाधा छुड़ाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अगर आपने कभी वीडियोस देखी हों मेहंदीपुर बालाजी की, तो वहाँ जिन पे प्रेत आते हैं या जो अपने प्रेत का इलाज कराने आते हैं, आप उन्हें देखेंगे, बड़ा डरावना सा रहता है। लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। कुछ लोगों को हथकड़ियाँ बेड़ियाँ बांध के लाया जाता है, जो वायलेंट हो जाते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो उनको लाया जाता है और वहाँ वो उसी हनुमान जी के मंदिर में इसका इलाज कराते हैं। जो उसके लिए मंदिर की तरफ से जो व्यक्ति डिप्यूट होते हैं, जो इस तरह का तंत्र मंत्र करते हैं, वो उनसे प्रेत बाधा से उनकी दूरी बनाते हैं। आज की घटना देखिए, गेस्ट हाउस में परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब उसमें जो मौके पर जो स्थिति थी वो ये थी कि दरवाज़ा पूरा बंद नहीं था, यानी भीतर से सिटकिनी नहीं लगी थी, खिड़कियां खुली हुई थीं। सभी की डेथ इंस्टेंट हुई है। ऐसा लगता था कि सुरेंद्र उपाध्याय जी बेड पर बैठे थे, पैर नीचे लटकाए हुए थे और ठीक वैसे ही वो वहीं उल्टे हुए मिले बिस्तर पर। उनके पैरों के पास की जगह उनका बेटा बिस्तर पर जमीन पर बैठा हुआ बिस्तर से अपना पीठ अड़ाए हुए था। हाथ में संभवतः मोबाइल था और वो भी उसी जगह लुढ़का हुआ मिला। सामने गद्दे पर उनकी सुरेंद्र उपाध्याय की पत्नी और बेटी दोनों, ऐसा लग रहा था कि बैठकर बात कर रही थीं और उसी तरह से गिरी हुई मिली। शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, किसी तरह के कोई निशान नहीं थे। पीएम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन्ड, हेंस विसरा प्रिजर्व, ये आया और डिटेल रिपोर्ट 1 हफ्ते में विसरा की आएगी, ऐसा बताया गया है। और जैसा मैंने बताया कि अनौपचारिक बात में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने ये बताया कि उनके हिसाब से इन चारों की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है। लेकिन यही बात बिल्कुल समझ से परे है। चारों की उम्र अलग अलग, मान लिया सुरेंद्र और उनकी पत्नी कमलेश की उम्र यानी एक उम्र सीमा के होंगे, 2-4 साल का अंतर होगा, लेकिन बेटी और बेटा ये उनसे बहुत कम उम्र के थे और चारों को एक साथ हार्ट अटैक का आना, ये बात समझ में आती नहीं है। फिलहाल यही बताया डॉक्टर्स ने। अब आगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ विसरा की रिपोर्ट भी आएगी और सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी जाएगी, तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। अदरवाइज तो ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि अलग अलग उम्र के 4 अलग अलग लोगों को एक ही कमरे में हार्ट अटैक आ गया हो। देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि बालाजी की 2 मंदिर हैं राजस्थान में। एक सालासर बालाजी, दूसरे मेहंदीपुर बालाजी। सालासर बालाजी को कहा जाता है कि हनुमान जी का स्थान है, निवास स्थान है या जन्म स्थान है, ये उनका स्थान है। और मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी की कोर्ट है। कोर्ट का मतलब ये उनकी अदालत है। और यहाँ पर जो प्रेत वाले और इन सब के लोग आते हैं, उनको वहाँ पर प्रेत सरकार, प्रेत राज सरकार, हनुमान जी के ही एक रूप का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि इस दरबार में जब आते हैं तो उन भूत पिशाच या दैवी शक्तियों की पेशी होती है प्रेतराज सरकार के दरबार में, और फिर उनको प्रेतराज सरकार दंडित करते हैं और जो लोग इससे पीड़ित होते हैं उसे मुक्त करते हैं। ये जो चीज़ें, दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सामान्य रूप से प्रचलन में है। ये कहा जाता है कि भूत प्रेत, ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र, मारण और ब्लैक मैजिक, इससे पीड़ित लोग यहाँ पर आते हैं और प्रेतराज के दरबार में उनकी पेशी होती है। फिर वहाँ जो पंडित जी हैं वो बताते हैं कि आपको ये हुआ है, वो हुआ है, और फिर प्रेतराज सरकार उस प्रेत, भूत या बाधा या जो भी है, ऊपरी हवा, जो भी, जो शब्द आप कहें, उससे उसको मुक्ति दिलाते हैं और मुक्ति दिलाकर उसे घर वापस भेज देते हैं। अच्छा, यही कारण है कि वहाँ का प्रसाद मंदिर के बाहर नहीं लाया जाता, घर तो कतई नहीं लाया जाता, प्रसाद उसका खाया नहीं जाता, चढ़ाया जाता है और उसके बाद जब ये आप प्रेत बाधा अपनी दूर कर लेते हैं तो उसके बाद उसे खाया भी नहीं जाता। कहा यह जाता है कि जिन प्रेतों से आपकी मुक्ति प्रेतराज सरकार ने कराई है वो वहीं रहते हैं
और अगर वो उनके डर से तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन आपके खाने पीने के वस्तु में वो आ जाते हैं और फिर वो आपके साथ ही साथ आपके घर तक पहुंच जाते हैं। तो जो बाधा आप वहाँ ठीक कराने गए थे वो ठीक नहीं होती और फिर जस का तस हो जाती है। तो इसलिए वहाँ से कोई भी चीज़, अच्छा उस कैंपस में भी आपको खाने पीने की जो चीज़ मिलेगी वो सब प्याज लहसुन उसमें इस्तेमाल नहीं होता। एक और नियम है वहाँ मंदिर का, जो वहाँ जो लोग पुजारी लोग होते हैं ये बताते हैं, या जो दर्शन कर आए हैं वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब आप जब दर्शन करके जाएं तो 14 दिनों को तक आपको प्याज लहसुन मदिरा और मांस, इससे इसको बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो फिर आपको ये जो प्रेतराज सरकार हैं, हनुमान जी हैं जो वहाँ मेहंदीपुर बालाजी के, आपको इंस्टेंट दंड देंगे, तुरंत आपको दंड देंगे और आप उनका कोप भाजन होंगे अगर इसका। इसीलिए उस मंदिर के बाहर भी प्याज लहसुन वाले खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं। लेकिन वो उसी के आसपास की बात है, बाकी तो सब जगह मिलता है। बिना प्याज लहसुन के बड़ा मुश्किल है कि कोई खाद्य पदार्थ आप ढाबे पर या होटल में आपको मिल जाए। तो अब ये तो वहाँ पब्लिक के द्वारा बताई जाती है, वहाँ जो लोग रहते हैं पंडित जी लोग वो बताते हैं, जो वहाँ के जानकार लोग हैं विशेषज्ञ लोग हैं वो भी बताते हैं। लेकिन ये बात मेरे संज्ञान में तब आई जब 2024 में अक्टूबर और नवंबर महीने में यूपीडा की संचालित जो एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, उसमें अक्टूबर और नवंबर में 4 बड़ी दुर्घटनाएं हुई। इन चारों में, एक में इनोवा, एक में सफारी और एक में क्रेटा, जो 5-5, 6-6 लोग जो भी बैठे हुए थे, इन 3 में, चौथी घटना तो दूसरी तरह की थी, इन 3 में जो लोग बैठे हुए थे उनमें सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई। खैर वो घर वालों को सूचना दी, गाड़ी नंबर से पता लगा, सब लोग आए, पास के अस्पताल में भेजे गए, सबका पोस्टमार्टम हुआ। गंभीर एक्सीडेंट थे, तेज गति की वजह से ये एक्सीडेंट हुए थे। जब मैं इसकी रिव्यू के लिए, कुछ संख्या कुछ ज़्यादा हो गई 2 महीनों में, कोहरा पड़ना शुरू नहीं हुआ था और इतनी मृत्यु हुई, तो उसके लिए मैं आगरा में इसका रिव्यू करने के लिए गया कि क्या वजह है, क्या इसको दूर किया जा सकता है, क्या ये एक्सीडेंट को रोका जा सकता था या भविष्य में रोका जाए। इसकी एक रिव्यू मीटिंग एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट्स कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, उसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जो उसको चेयर करते हैं। तो इस तरह की गंभीर और बड़ी दुर्घटनाएं हैं, इनको एक प्रोफार्मा में रिपोर्ट करके उस कमेटी को भेजा जाता है जो जांच पड़ताल करती है। तो कभी कभार वो आपकी राय लेते हैं, तो उसी लिहाज से हम गए वहाँ पर और मैंने पूछा कि ब्लैक स्पॉट यहाँ से कितनी दूर है, साइनेज, रोड साइनेज कहाँ कहाँ लगा हुआ है, रोड इंजीनियरिंग की किसी डिफेक्ट की कोई बात कभी किसी ने बताई हो यहाँ पर। सब सुन लिया। हमारे जो सुरक्षा से संबंधित अधिकारी थे, CSO मतलब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स और जो एक्स आर्मी पर्सन्स होते हैं, मैंने पूछा भाई क्या क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है और इतनी जल्दी जल्दी ये 3-4 बड़ी घटनाएं हो गई। तो उन लोगों ने कहा साहब 3 घटनाएं तो ऐसी हैं इसमें जो बहुत तेज स्पीड में थे, एक उसमें से ड्रंक एंड ड्राइविंग का था, ज़्यादा लोग थे और ये सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश या लखनऊ से सवेरे सवेरे निकलते हैं, मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करते हैं और शाम को वापस घर जाने की जल्दी में होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है इनमें 3 में कम से कम, कि ये लोग मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करके वापस लौटते समय इन्होंने रास्ते में खाना खाया। ऐसा उनके परिजनों ने बताया कि साहब फ़ोन करके जैसे पूछा भाई कहाँ पहुँचे, उनको साहब नोएडा पहुँच गए या गाज़ियाबाद पहुँच गए, ज़रा खाना खा लें, रात का सफ़र लंबा है, हम लोग खाना खा के यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 4-4.5 घंटे उन्हें लखनऊ या उससे आगे जाने, लखनऊ तक आने में लगेंगे, उसके आगे जाने का टाइम एडिशनल है। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बात है। तब उन्होंने बताया कि साहब वहाँ 2 मंदिर हैं, सालासर बालाजी हैं, दूसरे मेहंदीपुर बालाजी हैं। सालासर बालाजी ये उनका स्थान है, रिहाइश है, हनुमान जी की जन्म स्थान है,
और मेहंदीपुर बालाजी उनकी कोर्ट है। और उसमें ये नियम है कि आप 14 दिनों तक इन चीज़ों से, और इसमें से 3 लोगों ने वहाँ से निकलते ही इन प्रावधानों का, जो स्थानीय प्राविधान है, मंदिर के प्राविधान हैं, लोगों के बीच में जो चलने वाले प्राविधान हैं, इनका उल्लंघन किया और इससे उनकी डेथ हुई। लेकिन जो कारण उसमें ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग ही इसको माना। मैं कहता भी रहा कि भाई ये तो शराब अगर पिए हुए हों तो चाहे वो बालाजी दर्शन करने गए हों या न गए हों, अगर शराब पिए हुए हैं, लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, तो नींद आना स्वाभाविक है। नींद की झपकी आई होगी और ज़्यादा तेज़ स्पीड में वो इधर उधर हुई, पलट गई, लोगों की डेथ हो गई, या चलती हुई गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी तो भी उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे थे। हमारे उस मीटिंग में जो सुरक्षा अधिकारी थे, वो उनसे रोड साइनेज के बारे में पूछा, कितनी दूर है, कहाँ से है, दूर से दिखाई देता है कि नहीं, विजिबिलिटी कितनी थी। लेकिन उन्होंने कहा साहब इन लोगों ने बालाजी से दर्शन करके आ रहे थे और ऐसा ऐसा या तो शराब पी ली या मांस मछली खा ली, इसलिए ये घटना हुई। बहरहाल ये उनका कहना था। मैं उनसे जो पॉइंट्स रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, जो रोड साइनेज से रिलेटेड थे और बाकी चीज़ों से जो रिलेटेड थे, वो मैं पूछता रहा। ब्लैक स्पॉट वहाँ आसपास कहाँ पर है, इसके बारे में पूछता रहा। और खैर वो अपनी बात कहते रहे। वो उनकी आस्था से जुड़ी हुई बात हो सकती है, या बहुत, वहाँ तो लगभग रोज़ कोई न कोई छोटे मोटे बड़े एक्सीडेंट होते हैं। हर एक्सीडेंट के मौके पर हमारे सीएसओ और एएसओ जाते हैं। हो सकता है इनका ऑब्जर्वेशन उसी बहुत ढेर सारे एक्सीडेंट के कारण ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन रहा हो। लेकिन ये वो जाने, मैंने लौट के वो रिपोर्ट रोड इंजीनियरिंग, साइनेज और जो तीसरी बात थी ब्लैक स्पॉट, इनके संबंध में एक रिपोर्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबमिट कर दी। लेकिन ये मेरे भी दिमाग में कहीं न कहीं घर कर गई ये बात कि आखिर इतने लोग एक ही बात को कह रहे हैं तो कुछ न कुछ होगा। लेकिन उसके बाद से दिसंबर के लेटर हाफ से कोहरा पड़ने लगा। अब भी कोहरा पड़ रहा है। कोहरा जरा छंट जाए उसके बाद के बड़े एक्सीडेंट्स को मैं भी फिर से विचार करूंगा कि क्या ऐसा है क्या। लेकिन एक बात जो वो बार बार कहते रहे कि साहब जब ये जनश्रुतियों में है, या आस्था का प्रश्न कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि जब ये नियम कानून जिन लोगों ने भी बनाया है कि साहब वहाँ दर्शन करेंगे तो आरती के समय पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे, प्रसाद घर लेकर नहीं जाएंगे, प्रसाद किसी को देंगे नहीं, 14 दिनों तक घर में जाके आप कोई दिया जलाएंगे और 14 दिनों तक आप प्याज लहसुन इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी आस्था के अधीन होकर वहाँ गए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं या गए हैं, तो वहाँ की जो प्रचलित परंपराएं हैं उसका भी पालन कर ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप इसमें विश्वास करते हों या न करते हों, लेकिन उसमें उसका पालन, जो परंपराएं बनी हुई हैं, जो लोग वहाँ कहते हैं, उसका पालन भी किया जाना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।